तो अब हम लोग का स्टार्ट होता है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें पढ़ना है। तो बच्चों देखते हैं एडिशन करते कैसे हैं। सपोज ये वेक्टर हमारे पास ए हो और ये वेक्टर बी हो, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरह से ऐसे रखे गए हैं। किसी ने बोला भाई इन दोनों को ऐड करना है, तो मान लो ये क्या है, हेड है, सॉरी ये टेल मान लो और ये टेल मान लो, ये हेड मान लो और ये हेड मान लो। जिस तरफ पॉइंटर होते हैं उस तरफ, जैसे मान लो यहाँ पॉइंटर है, जिस तरफ पॉइंटर होते हैं उस तरफ उसको मान लो टेल, सॉरी हेड मान लो, और जो ये है इसको टेल मान लो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। तो अगर हमारे पास दो ऐसे वेक्टर रखे हों या ऐसे वेक्टर रखे हों दो, ठीक है। किसी ने बोला भाई इन दोनों को ऐड करो। ऐड अगर करना है तो क्या करेंगे, दोनों को टेल को एक जगह एज इट इज उठा के पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, ऐसे रख देंगे, ठीक है। अब ऐसे रख देंगे तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा क्या आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रिजल्टेंट होगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा और उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का ऐसे, ठीक। बात समझ में आए। जैसे इसको अगर छोटा करें तो देखो ज़रा ध्यान से, ये वेक्टर ऐसे होगा रिजल्टेंट इन दोनों का, इन दोनों का बच्चों रिजल्टेंट जो होगा, देखो ये दो ऐसे हैं वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों इस तरह से रखे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ऐसे होगा, क्लियर है। मान लो यही वेक्टर ऐसे होता, ये वेक्टर ऐसे होता, इसका पॉइंटर ऐसे नीचे होता, ये ऐसे होता वेक्टर, ठीक है। देखो ध्यान से, ऐसे वेक्टर होता, कोई बोलता इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो तो ऐसे निकालते, ठीक है बच्चों, ऐसे। बात समझ में आया। इस डायरेक्शन में होता रिजल्टेंट, क्लियर है। या इस तरह से भी रिजल्टेंट होगा। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने जाओगे, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने, मान लो ये दो वेक्टर ऐसे हैं बच्चों, ऐसे वेक्टर हैं, दिख रहा है आपको। इन दोनों वेक्टर को देखो ध्यान से। अगर दो वेक्टर ऐसे हैं बच्चों, कोई बोले इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, तो इसके बीच में आएगा रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये सारे मेथड देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं दो वेक्टर का एडिशन, है ना। पहले दो वेक्टर का देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम समझ ले, अगर हमारे पास दो वेक्टर दिए हों ए बी और सी डी, इन दोनों को हमें ऐड करना हो तो क्या करेंगे। देखो हमने जो बताया है, सी के टेल को बी के हेड पे रख दो ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का रिजल्टेंट हो जाएगा, जिसे ए डी वेक्टर बोला जाएगा। क्यों ए डी, क्योंकि ये अगर हमारा सी हुआ, ये हमारा डी हुआ, तो ये कौन से पॉइंट को मिला रहा है, ए और डी पॉइंट को मिला रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा ए डी वेक्टर, क्लियर है। सपोज हमारे पास एक वेक्टर इस तरह से हो, ए वेक्टर, और एक वेक्टर बी हो इस तरह से हो। किसी ने बोला भाई इन दोनों को ऐड करो, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए क्या करोगे, हाँ, इन दोनों को ऐड करने के लिए आप बी को शिफ्ट करेंगे पैरेलली, और बी को शिफ्ट करेंगे तो आप इसको ऐसे उठा के यहाँ पे प्लेस कर दो बी को पैरेलली। तो ये अगर बी वेक्टर है तो रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों, रिजल्टेंट हमारा ये चीज़ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट आर। आर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। बात समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ मतलब कह रहा है कि अगर हमारे पास चार वेक्टर मान लो इनिशियली ए बी सी डी हो, और जिस तरह से रखे हुए हैं देख लो, पोजीशन का ओरिएंटेशन देखो, ए बी सी एंड डी, चार वेक्टर दिए हुए हैं बच्चों। तो चारों वेक्टर को अगर हमें ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को पहले बना देंगे, बी वेक्टर को फिर एज इट इज उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया गया है, देन सी वेक्टर को एज इट इज यहाँ पे प्लेस कर दिया गया है, जैसे भी है सी वेक्टर यहाँ पे, ये सी वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है बच्चों। देन डी वेक्टर को ऐसे प्लेस कर दिया गया है। तो जो वेक्टर जैसे हैं पैरेलली उनको ऐसे ही शिफ्ट करके एक के हेड को दूसरे के टेल से ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का ये ए बी सी डी कुछ बनेगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई अच्छा ए बी का अगर रिजल्टेंट निकालना हो
अगर ए बी का आपको रिजल्टेंट निकालना हो तो बच्चों ए बी का अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो ये हो जाएगा इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट, ए बी का रिजल्टेंट यही होगा। फिर किसी ने बोला भाई ए सी का रिजल्टेंट बताओ, तो ए सी का रिजल्टेंट ये हो जाएगा। फिर सिमिलरली किसी ने बोला ए डी का रिजल्टेंट बताओ, तो ये हो जाएगा। यानी कि सबको अगर जोड़ दो तो ए डी का रिजल्टेंट। तो देखो कैसे किया गया है। मान लो इसको हम पार्ट्स में करें तो ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है उसको मान लो R1, तो इसका वैल्यू जो होगा बच्चों a प्लस बी हो जाएगा। अब R1 को एज इट इज ऐसे उठा लो, ये R1 हो गया। अब चाहे यहाँ पे जैसे C को रखा गया है वैसे हम R1 पे क्या कर सकते हैं बच्चों, C को प्लेस कर सकते हैं। ये हमारा C वेक्टर हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली आप जैसे इसका रिजल्टेंट निकाले थे इसी तरह से आप इसका रिजल्टेंट, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R2, ये क्या है R1 है। तो बच्चों अगर R2 के बारे में लिखना हो तो क्या लिखोगे आप, R2 इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर प्लस RC वेक्टर, सॉरी फिर R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर। क्लियर है, ये बात समझ में आया आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अगर आपको D वेक्टर ऐड करना हो तो देखो ये हमारा R2 वेक्टर है बच्चों। इसमें अगर हम लोग इस तरह से किसको जोड़ दें, D वेक्टर को जोड़ दें, तो ये हमारा नेट जो वैल्यू आएगा उसको हम लिख देंगे। इसको मान लो R3 हमने मान लिया फाइनल रिजल्टेंट। तो R3 के बारे में बच्चों अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, R2 वेक्टर प्लस D वेक्टर। बच्चों R2 वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए R1 प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर, ठीक है बच्चों। और क्या लिख सकते हो आप, या इसको लिख सकते हो A प्लस B प्लस C प्लस D वेक्टर। ये बच्चों R3 का वैल्यू हो गया, ठीक है। इस तरह से हम कई सारे वेक्टर को जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। समझ में आया ये मेथड आपको? ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से मान लो आपसे पूछ ले कि फाइंड आउट रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर एंड दे आर लाइंग एट सेम पॉइंट and making equal angle with each other and their magnitudes are also same। यानी कि 3 वेक्टर हैं, तीनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा। बोला गया कि भाई हमारे पास एक एग्जांपल नेक्स्ट करते हैं। मान लो बच्चों ये हमारे पास एक पॉइंट हो, ठीक है, एक पॉइंट हो। बोला गया आपसे कि हमारे पास एक पॉइंट है जिस पे 3 इक्वल वेक्टर, मान लो ये फोर्स हो F1 और ये फोर्स हो F2 और ये फोर्स हो बच्चों यहाँ से यहाँ अगर बात करें तो ये मान लो F3 हो, ठीक है। सवाल में दिया गया होगा कि ये तीनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि F1 का मॉड बराबर है बच्चों F2 के मॉड के, बराबर है बच्चों F3 के मॉड के। यानी कि तीनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों इक्वल है, ठीक है। और ये तीनों के तीनों इक्वल एंगल एक दूसरे से बना रहे हैं। मान लो ये एंगल इन दोनों के बीच में भी थीटा हो, मान लो ये एंगल भी इन दोनों के बीच में थीटा हो, ये एंगल इन दोनों के बीच में भी थीटा हो बच्चों। तो अगर देखो कोई 3 ऐसे वेक्टर हों जो एक दूसरे एक पॉइंट पर सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हो और एक दूसरे से इक्वल एंगल बना रहे हैं, तो सोचो ज़रा ये ओवरऑल सम कितना होगा एंगल का। ये एंगल यहाँ से अगर कैलकुलेट कोई करे ऐसे चले तो बच्चों ये सम कितना होगा, ये होगा 2 पाई यानी कि 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री होगा। तो बच्चों अगर थीटा के बारे में लिखे तो भाई 3 थीटा इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों, 360 डिग्री है। किसी ने बोला भाई थीटा के बारे में बताओ, तो हम क्या बताएंगे 120 डिग्री, ठीक है। यानी कि जो एंगल बिटवीन वेक्टर दिया गया है
वो कितना दिया गया है, 120 डिग्री दिया गया है। ये आपको समझना होगा, ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये आपको एग्जैक्टली इस तरह से समझना होगा। सपोज यहाँ पे ऐसे बोलेगा 4 इक्वल फोर्सेस सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, इक्वल फोर्सेस नहीं, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, एक पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, एक दूसरे से इक्वल एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आप क्या सोचोगे भाई साहब कि हमारे पास 4 फोर्सेस हैं, चारों एक दूसरे से सेम एंगल पे एक्ट कर रहे हैं और चारों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल वेक्टर ना बोलो, मैग्नीट्यूड चारों का सेम है और चारों को चारों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाई कर रहे हैं और एक दूसरे से इक्वल एंगल बना रहे हैं। तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए यार, 4 फोर्स हैं, यानी कि यहाँ पे 4 थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, 360 लिख देंगे, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। सिमिलरली किसी ने बोला कि अगर हमारे पास 5 इक्वल फोर्सेस हों, मतलब 5 ऐसे फोर्सेस हों जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, लेकिन वो एक पॉइंट पे लाई कर रहे हैं और एक दूसरे से इक्वल एंगल बना रहे हैं, ठीक है, तो उनका सम बताओ कितना होगा रिजल्टेंट फोर्स, है ना। तो आपके दिमाग में आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे पहले थीटा कैलकुलेट करें, 5 थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, क्या लिख देंगे वहाँ पे, 5 थीटा इज इक्वल्स टू 5 थीटा इज इक्वल्स टू लिखेंगे 360, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 डिग्री, ठीक है, यानी कि एक रेगुलर पेंटागन बन गया। 4 अगर होंगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा, 3 अगर होंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, अगर 6 होंगे और सेम कंडीशन दिया होगा तो क्या बन जाएगा, रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा। बात समझ में आया। तो ऐसे अगर n दिए हों और इक्वल एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हो तो n थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और उसके बाद में आप थीटा कैलकुलेट कर लीजिए। आपको इमेजिन करना होगा कि यहाँ किस तरह का ज्योमेट्री बन रहा होगा, उसके बाद में आंसर आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ है ये। तो बच्चों इसका सम देखो अब क्या है, हमें पता चल गया थीटा कितना है, 180। तो इसको आप कैसे ऐड करोगे, तो ऐड करने का तरीका देखो ज़रा। ये हमारा हो जाएगा F3, पैरेलल हम शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये मान लो F3 हो गया। अब ध्यान से अगर देखें तो ये आ जाएगा हमारा बच्चों, सॉरी इसको थोड़ा एग्जैक्टली मैं कॉपी अगर करूँ तो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो मान लो ये हमारा हो गया कौन, ये बच्चों हमारा हो गया F2। और अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक कौन जा रहा है, F3 जा रहा है, ठीक है। अच्छा इन दोनों के बीच का अगर एंगल हम देखें, ये वाला एंगल कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा, 120 आएगा। अगर ये 120 तो टोटल एंगल 80 होता है, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 60 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसको इस तरफ बढ़ाएं तो यहाँ एंगल जो होगा ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली इसको अगर देखो तो ये एंगल कितना, 120, और ये एंगल कैलकुलेट करोगे तो 60 डिग्री। यानी कि मैग्नीट्यूड फोर्सेस का लेंथ ऑफ द वेक्टर सेम है सबका, है ना, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है और इक्वल एंगल बना रहे हैं, यानी कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, ठीक है बच्चों। तो देखो ये रेगुलर ज्योमेट्री बना रहे हैं, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक। तो इसका जो बच्चों रिजल्टेंट आएगा वो इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है ना। ये दिमाग में रखना होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं। इस तरह से 4 वेक्टर को जोड़ दो, 5 को जोड़ दो, 6 को जोड़ दो, 7 को जोड़ दो, इक्वल एंगल पे इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ अगर लाई कर रहे हैं तो सबका रिजल्टेंट 0 आएगा। ये बात अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है। आगे बच्चे पढ़ते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत बेसिक सी चीज़ समझनी होती है। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली लगाना है, पहले रिजॉल्व करना है, देन पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ठीक है। तो क्या करोगे भाई, ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है, पैरेलली हमने शिफ्ट कर दिया, देखो ध्यान से, ठीक है। अगर मान लिया ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है बच्चों, थीटा, ये आपको हमने शिफ्ट करना सिखाया था, हाउ टू फाइंड आउट थीटा बताया था। ये बच्चों बी वेक्टर हो, अच्छा दिया हो कि अगर ए का मॉड हम ले लें इक्वल टू ए एंड बच्चों बी का मॉड अगर हम कंसीडर कर लें बी, ठीक है।
तो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ से, देखो अगर यहाँ से चलना शुरू करें तो यहाँ तक जाएंगे। इसको मैं थोड़ा दूर बनाया हूँ ताकि ये क्लियर दिखे। तो ये बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा आर वेक्टर। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर है? लेकिन अब हमें ये आर का मैग्नीट्यूड बताना है बच्चों। तो क्या करेंगे उसके लिए? देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग बच्चों अगर इसको कंसीडर कर लें, ये मान लो एक्स, ठीक है, तो हम बी वेक्टर का इसके डायरेक्शन में क्या कैलकुलेट कर लेंगे, कंपोनेंट निकाल लेंगे। तो ये वाला कंपोनेंट हम फाइंड कर लें और ये वाला कंपोनेंट अगर हम फाइंड कर लें तो बच्चों हमारा काम बन जाएगा। तो ये देखो, अगर इसको हम ओ मान लें, इसको ए मान लें और इसको मान लो कैपिटल बी मान लें, तो हमारा काम हो जाएगा बच्चों। तो देखो अगर ये कंपोनेंट हम लेते हैं तो क्या आता है? बी साइन थीटा। और ये वाला कंपोनेंट देखें तो ये क्या आएगा बच्चों? बी कॉस थीटा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर इसको हम फिर से रीड्रॉ करें तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक ये ओ है, ये बी है बच्चों, और ये वाला हमारा जो है इसको हम लोग क्या मान लेंगे? ये हमारा ए है, ये हमारा है बी कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड के बारे में कर रहे हैं। मान लो आर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का आर है अगर मैग्नीट्यूड, और यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर लेंथ की बात की जाए सॉरी, फिर से हमने इसको एरो बना दिया। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग देखें, ठीक है, ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल देखें बच्चों, ये अगर हमने थीटा कंसीडर कर लिया, थीटा नहीं मान लो अल्फ़ा कंसीडर कर लिया इसको, ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है। बेस की वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड इसका ए है, तो बेस का मैग्नीट्यूड देखो, यानी कि लेंथ जो हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आया? और ये बी साइन थीटा, एक्चुअल में यहाँ पे ये साइन थीटा होता है, साइन थीटा है, यहाँ पे देखो साइन थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपसे अगर रिजल्टेंट के बारे में बात की जाए तो भैया हमारा आर का जो वैल्यू होगा, यानी कि हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर का स्क्वायर फिर बेस का स्क्वायर ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये रिजल्टेंट है। तो सिमिलरली अगर आप आर को कैलकुलेट करने की चाहत रखते हैं तो क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर, सॉरी कॉस बार बार क्यों लिख देता हूँ मैं, देखो इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा बच्चों, फिर ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर अगर हम लोग देखें तो ये आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। बच्चों यहाँ से अगर देखो, इन दोनों को देखो ध्यान से, तो बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और उन दोनों का सम जो हो जाता है क्या होता है? इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये पता है ना, सम ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये बच्चों आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चूँकि हमें क्या पता है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आती है बच्चों क्या आती है? इक्वल टू 1 आती है। बात समझ में आया? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आया वो कितना आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आया। थीटा क्या था बच्चों? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी।
देखो यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर। तो थीटा के बारे में अगर आपसे कोई बात करे तो भाई थीटा क्या है, थीटा जनरली यहाँ पे क्या है बच्चों, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है। अब बात करते हैं टेन। ये जो अल्फ़ा के बारे में हमने बात किया कि अगर रिजल्टेंट और ए के बीच में जो एंगल बन रहा है अगर अल्फ़ा हो, यहाँ हमने अल्फ़ा बता दिया है ये ऑलरेडी। ठीक है। तो इस अल्फ़ा को अगर बच्चों फाइंड आउट करना है तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बच्चों, बेस है। ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपान बेस इज इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा होता है बच्चों। तो अगर टेन अल्फ़ा के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा बच्चों, और ये वैल्यू आएगी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा बच्चों आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये चीज़। ठीक है बच्चों। सिमिलरली अगर अल्फ़ा के बारे में बात करें तो टेन इनवर्स बी साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। किसी ने बोला भाई साहब अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा क्या है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है, समझ में आया। अल्फ़ा समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं, टेन इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों। तो हमने एंगल फाइंड आउट करना सीख लिया, कैसे निकालते हैं एंगल, कॉन्सेप्ट देख लिया, और थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको भी आगे हम लोग देख लेंगे कि थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, यहाँ आगे है सारी चीज़ें, है ना। तो हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स अभी करेंगे ताकि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा एज इट इज़ हमें समझ में आ जाए। तो देखो सबसे ख़ास बात क्या है कि यहाँ पे दिया गया है कि 40 मीटर नॉर्थ में एक आदमी चला, उसके बाद में फिर 30 मीटर चला ईस्ट में, उसके बाद में फिर बच्चों चल रहा है 40 मीटर साउथ में। देखो ज़रा ध्यान से इसको वेक्टर से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, मान लो ये हो गया बच्चों हमारा 40 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, और फिर ये चला बच्चों ये 30 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, 30 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चला, फिर इन्होंने बोल दिया 40 मीटर साउथ में चला बच्चों, तो ये हो गया साउथ। तो अगर ये हम बोल दें कि भाई साहब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहा हो और ये हमारा फाइनल पोजीशन रहा हो, ये कितना है बच्चों 40 मीटर, तो ये जानना चाह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट बच्चों कितना हुआ। तो आप लोग क्या बोलेंगे, भाई साहब डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है, डिस्प्लेसमेंट किसके किसके बीच में होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में होता है। ठीक है, तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इतना हो रहा है। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो बच्चों अगर इसके बारे में देखो तो इसके पैरेलल ये है ना, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 30 मीटर। ये हम ज्योमेट्री देख के समझ सकते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो कि भाई साहब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नेट जो है, अगर इसको लिखोगे बच्चों तो क्या लिखोगे 40 मीटर जे कैप, और इसको लिखोगे बच्चों क्या लिखोगे 30 मीटर आई कैप, फिर इसको लिखोगे क्या लिखोगे बच्चों D3 को, ये मान लो D1 हो और ये D2 हो और ये D3 हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट 1, डिस्प्लेसमेंट 2, डिस्प्लेसमेंट 3। तो डिस्प्लेसमेंट 3 देखो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ चला है इसने, तो ये लिख दोगे आप 40 जे कैप। तो बच्चों यहाँ से इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आ गया बच्चों 30 मीटर टुवार्ड्स एक्स एक्सिस, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये हमारा ईस्ट है।
ठीक है बच्चों, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में हमारा क्या आएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा और कितने का आएगा, 30 मीटर का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों दिया है कि हमारे पास क्या है, दो फोर्स है F1 और F2 है। बोला गया है कि ये राइट एंगल पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट निकालना है। अब देखो इन्होंने राइट एंगल यहाँ पे मेंशन कर दिया है बच्चों, राइट एंगल पे लाई कर रहे हैं, यानी कि अगर मान लो ये F1 है और इसको अगर यहाँ से खींचें, सॉरी ये थोड़ा राइट एंगल बनाना है हमें, और इसको बच्चों अगर यहाँ से खींचे, ये F2 अगर हमारा दिया गया है, तो देखो F1 और F2 में एंगल इन्होंने क्या बोल दिया है, 90 डिग्री बोल दिया है बच्चों। तो थीटा यानी कि फोर्स बिटवीन टू वेक्टर कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री है बच्चों। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0 होती है, ठीक है। तो अगर आप रिजल्टेंट यानी कि नेट फोर्स कैलकुलेट करने जाएं, यहाँ पे फोर्स के बारे में बात हो रहा है तो नेट फोर्स लिखेंगे। यहाँ पे नेट फोर्स अगर देखने जाएंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे आप लोग, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस हाफ F1 F2 cos थीटा, ठीक है बच्चों। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 2F1 F2 इंटू 0 यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 0। तो बच्चों ये फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारा आया यानी कि F नेट फोर्स जो आया वो कितना आया है हमारा, सॉरी इनका मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं ना, तो ये मैग्नीट्यूड लिखेंगे। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो भाई रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या F नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। रिजल्टेंट की अगर हम बारे में बात करते हैं तो यहाँ हमारा क्या आया, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर आया, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आया आपको। तो इस तरह से दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम कैलकुलेट करना सीख लिए। आगे देखिए, बोला है बच्चों एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 30 है ना, और इसका डायरेक्शन ईस्टवर्ड है, जो कि ऐड किया जा रहा है एक अलग वेक्टर से जिसका मैग्नीट्यूड 40 है और जिसका डायरेक्शन नॉर्थवर्ड है। यानी कि देखो जरा, अगर इसको हम लोग ड्रॉ करें बच्चों, तो एक ईस्टवर्ड डायरेक्शन में कितना आया, 30 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड, सॉरी 30 यूनिट अगर इसका मैग्नीट्यूड हम देख लें, है ना बच्चों। तो अगर ये 30 हमारा मैग्नीट्यूड है वेक्टर का ईस्ट डायरेक्शन में, फिर बोला गया है बच्चों अगर फिर 40 हम ऐड कर रहे हैं एक वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, 40 दिया गया है नॉर्थ डायरेक्शन में। फिर से दो वेक्टर के बीच का एंगल देख लें बच्चों, कितना आएगा एंगल, 90 डिग्री आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम लिखेंगे तो किधर आएगा, देखो इन दोनों का रिजल्टेंट बच्चों किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। या अगर दूसरे ढंग से फाइंड आउट करना चाहोगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा कहीं। ये दोनों बना सकते हो, कैसे बना सकते हो आगे देख लेंगे। तो बच्चों इसके आर के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो आर के बारे में अगर पूछा गया है, जिक्र हो रहा है बच्चों, तो आर इज इक्वल्स टू, हमने पीछे देखा अगर दो फोर्सेस हों 90 पे लाई कर रहे हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सॉरी रिजल्टेंट क्या आता था, स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो सिमिलरली इसको अगर हम देखें तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो ये बच्चों इसका जो आंसर आएगा ये 50 यूनिट आएगा, है ना, 50 यूनिट आएगा रिजल्टेंट। और डायरेक्शन की बात करें बच्चों तो ये भी डायरेक्शन हो सकता है और ये भी डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन आंसर में लिखेंगे बच्चों ये डायरेक्शन, ये नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये जो डायरेक्शन होगा अगर इसको हम देखें तो ये किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। तो इसका डायरेक्शन बच्चों हम लिखेंगे नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे जो अगर एंगल किसी ने पूछ लिया भाई ये एंगल कितना होगा, ये एंगल निकाल लो या ये एंगल निकाल लो, तो ये देखो जनरली ये एंगल हम लोग निकालेंगे क्योंकि हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों अगर हम
इसको देखो ज़रा वेक्टर से और सही से ड्रा कर दें। अगर हम एक ये देखो ये वेक्टर इस तरह से जा रहा है, इसको अगर हम पैरेलली यहाँ ऐसे खींच दें तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा उस केस में 90 डिग्री। और इसके सामने ये हमारा अल्फ़ा है बच्चों। तो अल्फ़ा अगर हमें कैलकुलेट करना हो, tan अल्फ़ा के बारे में बात की जाए अगर, तो हम क्या लिखेंगे, tan अल्फ़ा विल इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस की वैल्यू 40 है, यानी कि अगर इसको हम सॉल्व करें बच्चों तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये बच्चों आएगा हमारा 3/4। और राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ये हमारा 90 डिग्री है तो ये 5 होगा, ये अगर 4 यूनिट है बच्चों तो ये 53 हो जाता है, और अगर ये 3 यूनिट है तो ये कितना हो जाता है, 37 हो जाता है बच्चों। अब यहाँ देख लो 3/4 दिया गया है, तो tan अगर 3/4 दिया गया है tan अल्फ़ा, तो ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है, 37 डिग्री आई है। और अल्फ़ा किसके बीच में है, 40 यूनिट और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं। बोला गया है द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी। बच्चों देखो अगर हमारे पास वेक्टर्स, पहले देखो मान लो अगर एक वेक्टर होता F1 फोर्स का, है ना, और F1 का जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों 10 न्यूटन यहाँ पे मान लो दिया गया है, और एक दूसरा फोर्स होता मान लो इस डायरेक्शन में शुरू में जा रहा था ऐसे। ठीक है, अगर ये F2 है बच्चों, क्लियर है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो दिया गया है सवाल में वो कितना दिया गया है, 6 न्यूटन दिया गया है। ठीक है, तो बोला गया है कि दोनों को अगर हम ऐड करें तो मैक्सिमम कितना हो, मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बीच में लाई कर सकता है, जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से। तो देखो इसको करते हैं। तो बच्चों आप क्या करो, इसको ऐड करने की कोशिश करो। ये F1 है और इसको ऐसे रख दो तो F2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर हमने मान लिया ये एंगल थीटा। ठीक है बच्चों, तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल हमारा कितना हो गया, थीटा हो गया, तो रिजल्टेंट में आपको पता है क्या आता है, कॉस थीटा आता है बच्चों। तो कॉस थीटा, अगर थीटा की वैल्यू मान लो 0 हो, अगर देखो थीटा को हम लोग वेरी करवाएंगे फ्रॉम 0 to 180, उसके बाद में सारी चीज़ें चेक करेंगे क्योंकि थीटा यहाँ पे दिया नहीं गया है। ठीक है, पूछा गया है कि किसके किसके बीच में लाई कर सकता है। तो बच्चों अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो कास, तो यानी कि अगर थीटा की वैल्यू 0 तो ये F2 ऐसे होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि उस केस में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगर 1 हो जाएगी तो दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। और दोनों का जब एडिशन करोगे बच्चों इस तरह से हो जाएगा F2। दोनों का एडिशन अगर करोगे तो ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड आएगा कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, ओवरऑल अगर मैग्नीट्यूड करने जाओगे आप तो कितना लिख सकते हो भाई, अगर दोनों को हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो एज इट इज़। तो मैक्सिमम कितना आ सकता है, 10 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन, ये R मैक्सिमम आ सकता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 16 न्यूटन। बात समझ में आया। और अगर मिनिमम फाइंड आउट करने जाएं बच्चों, तो मिनिमम का मतलब अगर हम इसको, इस वेक्टर को यहाँ पे ऐसे कर दें, यानी कि अगर F2 हमारा, अगर बच्चों ये F2 हमारा कैसा होता, ये एग्जैक्टली ऐसा होता, ये F2 अगर ऐसा होता, यानी कि थीटा की वैल्यू F1 और F2 के बीच में कितनी हो जाएगी, इस केस में 180 डिग्री हो जाएगी बच्चों।
और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो दोनों इस केस में बच्चों R मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती, F1 माइनस F2। दैट मीन्स कि ये जो रिजल्टेंट आता 10 - 6 तो कितना हो जाता है, 4 न्यूटन हो जाता है बच्चों। सॉरी, R मिनिमम हम लिखेंगे यहाँ पे, R मिनिमम अगर लिखें बच्चों तो कितना लिखेंगे, R मिनिमम की जो वैल्यू होगी यहाँ पे कितना न्यूटन का होगी बच्चों, 4 न्यूटन की होगी। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है ये बात। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है, देखो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही रिजल्ट या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, या तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखो, एक बार दिया है 2 न्यूटन, एक बार 8, एक बार 18, एक बार 20। ठीक है, तो बच्चों मैक्सिमम कितना हो सकता है 16 और मिनिमम कितना हो सकता है 4। और अगर थीटा की वैल्यू 180 और 0 के बीच में लाई करे तो भाई रिजल्टेंट जो होगा 4 और 16 के बीच में लाई करेगा। बात समझिएगा ध्यान से, 4 और 16 के बीच में लाई करेगा। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही आपको दिख रहा है, क्या 2 हो सकता है, नहीं, क्या 8 हो सकता है, हाँ, क्या 18 हो सकता है, नहीं, क्या 20 हो सकता है, नहीं। तो बच्चों जो आंसर है आपका कौन सा है, 8 है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, आगे बढ़ें। दिया गया है बच्चों, सेट ऑफ वेक्टर्स टेकन इन ए गिवन ऑर्डर गिव्स ए क्लोज्ड पॉलीगन, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स इज ए। अब देखो रेगुलर पॉलीगन दिया गया है, क्लोज्ड पॉलीगन बना रहा है, और अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो, वही पीछे कर बताया, और मैग्नीट्यूड इक्वल हो, एक दूसरे से एंगल इक्वल बना रहे होंगे तो उनका नेट वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो किस तरह का वेक्टर फॉर्म करेंगे, रिजल्टेंट की वैल्यू हमारी 0 आ रही है तो ये नल वेक्टर हो गया या जीरो वेक्टर हो गया, नल या जीरो वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, नल वेक्टर का। ठीक है, बात समझ में आया। अगला सवाल इसमें दिया गया है कि द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन दियर पॉजिटिव डायरेक्शन इज, एंगल बिटवीन दियर पॉजिटिव डायरेक्शन इज, मिनिमम की बात की है। देखो यहाँ पे मिनिमम के बारे में पूछ रहा है बच्चों, सम करो दो फोर्सेस का P एंड Q का जिसका मिनिमम रिजल्टेंट आए, है ना, जब थीटा उन दोनों के बीच में होता है। तो थीटा कितना होता है बच्चों, हमने पीछे देखा ये मिनिमम होता है। थीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर दी, थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी है, 180 है। तो अगर थीटा को आप रेडियन में लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो बच्चों थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर बच्चों, अगला सवाल पूछा है द वेक्टर सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज मैक्सिमम, दो वेक्टर का वेक्टर सम मैक्सिमम होता है, देन द एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर। भाई साहब हमने ऊपर क्या देखा था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर अगर कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे अगर कहाँ गया ये वाला चीज़, यहाँ पे हमने क्या बोला कि एंगल बिटवीन, इस केस में देखो दोनों जब हमारा थीटा का फॉर्मेशन कितना कर रहे थे, 0 डिग्री कर रहे थे, तो रिजल्टेंट क्या आ रहा था बच्चों, मैक्सिमम आ रहा था। ठीक है, यानी कि थीटा जब दो वेक्टर के बीच में 0 होगा तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो मैक्सिमम आएगा, और जब 180 होगा तो मिनिमम आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लास्ट वाले का ऑप्शन क्या है बच्चों, 0 डिग्री। अगर हमें थीटा की वैल्यू 0 दी हुई हो तो रिजल्टेंट बिटवीन ए एंड बी वेक्टर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है।